वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी के सुरक्षा हटाने पर मुकेश सहनी एनडीए से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से काफ़ी नाराज़ नज़र आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये हिटलर बनना चाहते हैं, ये विपक्ष को देश में रहने देना नहीं चाहते हैं, ये चाहते हैं कि विपक्ष ना रहे और विपक्ष नहीं रहेगा तो हिटलर बनेंगे और ये ऐसा चाहते हैं तो हम कुछ कर नहीं सकते। बता दें कि पिछले दिनों मुकेश सहनी का सुरक्षा हटा दिया गया था और मुकेश सहनी ने कहा कि मैं सिवान से सीतामढ़ी गया और मेरी सुरक्षा हटा दी गई। उनका ये कहना है कि मैंने जो बयान दिया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर, उन्होंने कुछ आपत्तिजनक बयान दिया था, तो उनका मानना यह है कि उस बयान को लेकर के उनकी सुरक्षा हटा दी गई है। और उन्होंने कहा कि इसके लिए मैंने ये भी कहा कि मेरी बातों से अगर किसी को कुछ बुरा लगा है तो मैं माफ़ी मांगता हूँ, लेकिन ये चाहते नहीं हैं कि देश में विपक्ष रहे, इसलिए मेरी सुरक्षा हटा दी गई है। कहीं ना कहीं मुकेश सहनी अपनी इस सुरक्षा के जरिए नरेंद्र मोदी पे हमला करना चाहते हैं कि वो सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं उनकी सुरक्षा हटा लेने के बाद। पटना से भारत एक्सप्रेस के लिए ज्योति। आगामी 12 मई को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पटना में रोड शो करेंगे। इस बात की जानकारी देते हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद और राज्य के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने साफ तौर पे कहा कि इस रोड शो के जरिए मोदी सरकार की उपलब्धियों के बारे में जनता को जानकारी दी जाएगी। इसके अलावा पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए दोनों नेताओं ने साफ तौर पे कहा कि जिस अंदाज में लालू परिवार सोशल मीडिया के जरिए आम लोगों को दिग्भ्रमित करने का प्रयास कर रही है वो एकदम से निरर्थक है। ऐसी कोई बात नहीं है कि कोई संविधान बदल सकता है। जहां तक उनकी जीत पर सम्राट चौधरी ने व्यंग करते हुए साफ तौर पे कहा कि पहले लालू जी बिहार में खाता खोले, उसके बाद वो तय करेंगे कि आगे देश का भविष्य कैसा होगा। कुल मिलाकर इन दोनों नेताओं ने मोदी के रोड शो के बारे में तो जानकारी दी ही, लालू परिवार पर जमकर बरसे। मोदी के इस रोड शो का आशय मात्र यह है कि 4th फेज इलेक्शन से पहले मोदी इस रोड शो के जरिए जनता के बीच एक मैसेज देने का प्रयास कर रहे हैं ताकि तमाम फेजों में जनता बढ़ चढ़कर हिस्सा ले और बीजेपी के प्रति आकर्षण बढ़ सके। भारत एक्सप्रेस के लिए पटना से आशुतोष कुमार। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित अंतागढ़ टेप कांड में हाई कोर्ट का फैसला आ चुका है। हाई कोर्ट ने मंतूराम पवार की याचिका को निराकृत कर दिया है। वर्ष 2014 में अंतागढ़ विधानसभा के उपचुनाव में कांग्रेस ने मंतूराम पवार को प्रत्याशी बनाया था और मंतूराम पवार ने लास्ट आवर्स में अपना नाम वापस लेकर कांग्रेस के प्रत्याशी को वॉक ओवर दे दिया था। और इस पूरे मामले में पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने बीजेपी के कुछ बड़े नेताओं के खिलाफ और दिवंगत नेता अजीत जोगी, उनके बेटे अमित जोगी, मंतूराम पवार के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। बीजेपी के जो बड़े नेताओं पे एफआईआर दर्ज हुई थी उनमें पूर्व मंत्री राजेश पुड़त का नाम था, डॉक्टर रमन सिंह जो कि पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं छत्तीसगढ़ के, उनके दामाद पुनीत गुप्ता का भी नाम था। इन सब के खिलाफ कांग्रेस की सरकार ने एफआईआर दर्ज की थी, एसआईटी की जांच शुरू की थी, लेकिन अब इस पूरे मामले में क्लोजर रिपोर्ट पेश कर दी गई है। हाई कोर्ट की डबल बेंच ने इस एफआईआर को खारिज कर दिया है और अब इन सारे बड़े नेताओं को इन आरोपों से मुक्त कर दिया गया है जो कांग्रेस ने उस वक्त लगाए थे और उसी के आधार पर एफआईआर दर्ज की थी। तो एक बड़ा मामला था अंतागढ़ टेप कांड का। अंतागढ़ बाई इलेक्शन की वक्त की बात है, वर्ष 2014 की। अब हाई कोर्ट के डबल बेंच का फैसला आने के बाद सभी नेताओं ने राहत की सांस ली है। कैमरामैन अशोक के साथ प्रियंका कौशल, भारत एक्सप्रेस, छत्तीसगढ़। झारखंड में 14 लोकसभा सीटों पर बीजेपी ने खास तौर से रणनीति बनानी शुरू कर दी है। पार्टी का ये मानना है कि प्रधानमंत्री का दौरा इसमें सबसे ज़्यादा फायदेमंद साबित होगा। पार्टी के सूत्र बताते हैं कि प्रधानमंत्री का 14 सीटों के लिए कुल 9 सभाओं को करने का कार्यक्रम है। कुल 9 सभाएं प्रधानमंत्री की होंगी जो कि अलग अलग क्षेत्रों में होंगी, लेकिन वो 14 लोकसभा की सीटों को कहीं ना कहीं वो सभाएं कवर करेंगी, जिसमें से 3 सभाएं जो है वो प्रधानमंत्री की हो चुकी है। साथ में एक बड़ा जो है रोड शो यहाँ पर संपन्न हो चुका है। अब जल्द ही उनका 16 को जिस तरह से कोडरमा में कार्यक्रम है, सिमरिया में कार्यक्रम है, तो चतरा संसदीय सीट और कोडरमा लोकसभा सीट को लेकर के उनका कार्यक्रम तय है। लेकिन जिस तरह की पहले भी बताया गया कि कुल 9 सभाओं को करने की योजना है, प्रधानमंत्री का 9 कार्यक्रम
बीजेपी चाहती है, झारखंड बीजेपी ये चाहती है कि 9 कार्यक्रम जो है वो मिल जाए और इस तरह से भौगोलिक रूप से उन कार्यक्रमों को तय किया जाए जिससे कि 14 लोकसभा सीटों पर प्रधानमंत्री के इस दौरे का लाभ जो है वो पार्टी को मिल सके। बीजेपी का ये मानना है कि जिस तरह से पूरे देश में प्रधानमंत्री के औरे का लाभ जो है वो कहीं ना कहीं पार्टी को मिल रहा है, झारखंड में भी वो लाभ जरूर मिलेगा। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरामैन धर्मेंद्र के साथ मधुकर आनंद, रांची। मनीष सिसोदिया को दायर जमानत याचिका पर जवाब देने के लिए जांच एजेंसी ने दिल्ली हाई कोर्ट से और अतिरिक्त समय की मांग की। दिल्ली हाई कोर्ट ने जांच एजेंसी को 4 दिन का अतिरिक्त समय दिया है। 13 मई को इस मामले में हाई कोर्ट सुनवाई करेगा। रावजुबनी कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को यह कहते हुए जमानत देने से इनकार कर दिया था कि मनीष सिसोदिया और इनके लोगों की तरफ से एक के बाद एक 135 अर्जी दाखिल किए गए और इससे लगता है कि जानबूझकर देरी करने की कोशिश की गई, जिसके बाद मनीष सिसोदिया ने दिल्ली हाई कोर्ट में निचली अदालत के फैसले को चुनौती दी है। अब देखना होगा जब 13 मई को दिल्ली हाई कोर्ट मनीष सिसोदिया की ओर से दायर जमानत याचिका पर सुनवाई करेगा तो क्या उस दिन मनीष सिसोदिया को हाई कोर्ट से राहत मिलती है या नहीं। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरा पर्सन शरद के साथ गोपाल कृष्ण। हरियाणा में मौसम का पारा बढ़ने के साथ ही सियासी पारा भी बढ़ने लगा है। लोकसभा चुनाव को लेकर अब सभी प्रत्याशी जनता के बीच में जाने का काम कर रहे हैं। इसी कड़ी में गुरुग्राम लोकसभा से भाजपा प्रत्याशी राव इंद्रजीत सिंह ने अपना चुनावी प्रचार तेज कर दिया है। कांग्रेस के गढ़ नूंह में लगातार राव इंद्रजीत सिंह चुनावी प्रचार कर रहे हैं। जहां कल भाजपा ने विजय संकल्प रैली नूंह में आयोजित की तो वहीं आज पुन्हाना विधानसभा के कई गाँव में राव इंद्रजीत सिंह ने दौरा किया। राव इंद्रजीत सिंह ने लोगों से वोट की अपील करते हुए कहा कि जितना विकास उन्होंने पिछले कार्यकाल में नूंह का कराया है उससे तेज गति से विकास इस कार्यकाल में भी वो कराने वाले हैं। उन्होंने लोगों से कहा कि अगर वो उन्हें वोट देते हैं तो नूंह का चौतरफा विकास होगा। इस दौरान राव इंद्रजीत सिंह ने कांग्रेस प्रत्याशी राज बब्बर के राजा वाले बयान पर भी पलटवार करते हुए कहा कि बीते कई समय से वो गुरुग्राम लोकसभा से चुनाव जीतते आए हैं और बिना लोगों के समर्थन के यह संभव नहीं है। साथ ही उन्होंने भाजपा कार्यकाल में हुए विकास कार्यों को भी गिनाया, जिसमें एम्स का शिलान्यास और मेट्रो के शिलान्यास की बातें उन्होंने कही हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इस बार भी उन्हें भरपूर समर्थन मिलता हुआ नजर आ रहा है और वो रिकॉर्ड वोटों से इस बार भी जीत हासिल करेंगे। देखिए, चुनाव तो हर एक पार्टी जीतने के लिए लड़ाती है, कोई हराने के लिए लड़ाता नहीं है। तो उम्मीद तो सभी कर रहे हैं, मैं भी उम्मीद कर रहा हूँ, पर मैं उम्मीद केवल जीतने की नहीं कर रहा। मैं उम्मीद यह कर रहा हूँ कि पिछली बार जो मेरे को वोट मिली थी उससे कहीं ज्यादा वोट मिलकर के और मैं रिकॉर्ड कायम करूंगा, ये मैं उम्मीद कर रहा हूँ। और जिस तरह से मुझे सहयोग मिल रहा है, मुझे पूरी उम्मीद है कि ये रिकॉर्ड टूटेगा। बहरहाल ये तो आने वाली 4 जून को ही पता चल पाएगा कि आखिरकार जनता किसको अपना मत देकर दिल्ली तक का सफर तय कराती है। तीसरे चरण के चुनाव में मध्य प्रदेश की 9 संसदीय सीटों पर चुनाव संपन्न हो गया है। चुनाव आयोग की तमाम कोशिशों के बाद भी 2019 से ज़्यादा मतदान नहीं हो सका है। लिहाजा चुनाव आयोग अब चौथे चरण में ज़्यादा से ज़्यादा मतदान कराने की कोशिशें कर रहा है। मध्य प्रदेश में तीसरे चरण में लगभग 66% के आसपास मतदान हुआ है, जो बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता। मगर इस मतदान को लेकर भी दोनों ही प्रमुख राजनीतिक दल बीजेपी और कांग्रेस के अपने अपने जीत के दावे हैं। इन दावों के बीच जो मतदाता हैं वो कहीं ना कहीं अभी भी खामोश है। चौथे चरण के मतदान को लेकर मतदान दल लौट आए हैं और कड़ी सुरक्षा के बीच ईवीएम को कंट्रोल रूम में रख दिया गया है, जहां 24 घंटे सीसीटीवी के निगरानी में रहेंगी। यहां पर उम्मीदवारों के जनप्रतिनिधि के अलावा चुनाव आयोग की टीम भी तैनात रहेगी। 4 जून तक कड़ी सुरक्षा के बीच अब ईवीएम कंट्रोल रूम में है। कैमरामैन मनीष के साथ भारत एक्सप्रेस के लिए भोपाल से अजय भटनागर। छत्तीसगढ़ की 11 संसदीय सीटों के मतदाताओं ने अपने अपने जनप्रतिनिधियों का जो भाग्य है वो ईवीएम में सुरक्षित कर दिया है और अब उस ईवीएम को सुरक्षित किया गया है स्ट्रॉन्ग रूम्स में। मैं इस वक्त रायपुर के सेज बहार स्थित इंजीनियरिंग कॉलेज में हूँ। यहाँ पर रायपुर लोकसभा की ईवीएम्स को यहाँ जो स्ट्रॉन्ग रूम है वहाँ पर सुरक्षित किया गया है। 4 जून तक अब ये ईवीएम्स 3
लेयर की सुरक्षा घेरे में रहेंगी। आज जो चुनाव आयोग के अधिकारी हैं, पर्यवेक्षक हैं और जिला प्रशासन के जो अधिकारी हैं, कलेक्टर, एसपी, उन्होंने सील कराई है ईवीएम अपनी निगरानी में। जो प्रत्याशी हैं उनके जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी में सारी ईवीएम सील कर दी गई है। अब ये सील होने के बाद 4 जून तक स्ट्रॉन्ग रूम में सुरक्षित रहेंगी। पुलिस के, पैरामिलिट्री फोर्स के जवान यहाँ सुरक्षा में तैनात किए गए हैं। और अब जो ये एरिया है, रायपुर लोकसभा की बात करें तो इस सेज बहार का जो इंजीनियरिंग कॉलेज है, यहाँ ऐसी स्थिति है कि कोई भी अवांछित व्यक्ति प्रवेश नहीं कर पाएगा। जगह जगह बैरिकेड्स लगाए गए हैं। जो अधिकारी, कर्मचारी, पुलिसकर्मी, अर्धसैनिक बल यहाँ तैनात रहेंगे, उनके लिए सारी सुविधाएं यहाँ पे जुटाई गई हैं। बड़े बड़े कूलर्स लगाए गए हैं। छत्तीसगढ़ में बहुत ज़्यादा गर्मी इस वक्त पड़ रही है और टेंट लगाकर जो पॉलिटिकल पार्टीज़ के एजेंट भी यहाँ रात दिन निगरानी में रहेंगे, उनकी व्यवस्था भी यहाँ पर सुनिश्चित कर दी गई है। कैमरा शो के साथ प्रियंका कौशल, भारत एक्सप्रेस, रायपुर। गुजरात में लोकसभा का चुनाव पूरा हो चुका है और कल हुए मतदान के दौरान गुजरात के दाहोद जिले से एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया है, जहां एक ईवीएम पर बूथ कैप्चरिंग करते हुए एक नेता का वीडियो वायरल हुआ है। और इस वीडियो वायरल होने के बाद कांग्रेस ने इस मामले में शिकायत दर्ज कराई है और नेता पुत्र की गिरफ्तार करने की मांग की है। और इस वीडियो के वायरल होने के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। इस वीडियो में जो नेता पुत्र हैं वो बार बार ईवीएम के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, ईवीएम को कैप्चर कर रहे हैं, चुनाव आयोग को आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। लाइव टेलीकास्ट सोशल साइट्स पर इस वीडियो के माध्यम से किया गया और बूथ कैप्चरिंग करते हुए दिखाया गया है। सरेआम कानून का उल्लंघन किया। और अब जब वीडियो वायरल हुआ है तो कांग्रेस ने इस मामले में कार्यवाही करने की मांग की है। अभी पता चला है कि पुलिस ने इस मामले में आरोपी शख्स को गिरफ्तार किया है। आगे की कार्यवाही की जा रही है। पूरे मामले में चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठने लगे हैं। तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी का यह कार्यकर्ता बताया जा रहा है तो कांग्रेस इस मामले में हमलावर हो गई है। अहमदाबाद में कैमरा पर्सन संजय कोष्टी के साथ अरविंद शर्मा, भारत एक्सप्रेस। शरद पवार के एक बयान ने महाराष्ट्र के भीतर सियासी पारा चढ़ा दिया है। शरद पवार ने एक निजी अखबार को दिए इंटरव्यू में कहा है कि आने वाले समय में छोटी पार्टियां कांग्रेस के साथ चली जाएंगी या फिर उनका विलय कांग्रेस में हो जाएगा। शरद पवार के इस बयान पर बीजेपी नेता और राज्य के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने करारा कटाक्ष किया है और कहा है कि दरअसल आने वाले समय में शरद पवार की पार्टी कांग्रेस के भीतर विलय होने वाली है, इसलिए शरद पवार ने इस तरीके का बयान दिया है। वहीं दूसरी तरफ पूर्व कांग्रेसी और वर्तमान में शिवसेना के नेता संजय निरुपम ने ट्वीट करके कहा कि शरद पवार पहले भी अपनी पार्टी को कांग्रेस के भीतर करना चाहते थे, लेकिन बात नहीं बनी। शरद पवार के इस बयान के साथ ही महाराष्ट्र के भीतर सियासी उठापटक तेज हो गया है। वीडियो जर्नलिस्ट बालकिस के साथ अभिषेक पांडे, भारत एक्सप्रेस, मुंबई। लोकसभा चुनाव में देश की सबसे हॉट सीट वाराणसी में नामांकन की प्रक्रिया 7 मई से शुरू हो गई है और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 मई को अपना नामांकन करेंगे। ऐसे में मोदी के नामांकन से पहले प्रस्तावकों के नाम की चर्चा भी जोरों पे है। जाहिर सी बात है कि 2 बार इससे पहले पीएम मोदी वाराणसी के सांसद और देश के प्रधानमंत्री रह चुके हैं और जब भी उनके प्रस्तावकों का नाम सामने आता है तो कई सारे ऐसे नाम चौंकाने वाले आते हैं जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता, चाहे वो बनारस के डोम राजा हो या फिर अन्य। हालांकि एक चीज़ जरूर कॉमन रहती है कि देश के सबसे पिछड़े तबके के साथ ही देश के तमाम बुद्धिजीवी वर्ग उनके प्रस्तावक बनते हैं जो वाराणसी से ताल्लुक रखते हैं। कैमरा पर्सन नवनीत के साथ राहुल पांडे, भारत एक्सप्रेस, वाराणसी। खीरी में इन दिनों ताबड़तोड़ जनसभाएं हो रही, बड़े बड़े दिग्गज नेताओं का लखीमपुर खीरी में आना हो रहा है। ऐसे में कल बसपा सुप्रीमो मायावती ने एक जनसभा को संबोधित किया, जिसके बाद आज भारत सरकार के गृह मंत्री अमित शाह ने लखीमपुर खीरी के जीआईसी ग्राउंड पहुंचकर अपने प्रत्याशियों के लिए जनसभा को संबोधित किया और उस जनसभा के दौरान भारी जनसैलाब उस पंडाल के नीचे देखने को मिला। कई लोग
रामधुन पर नाचते गाते भी नजर आए उस पंडाल के नीचे। और उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि बीजेपी 400 की पार बढ़त बना रही है, मजबूती से आगे बढ़ रही है। और उन्होंने विपक्षी पार्टियों पर तंज कसते हुए कहा कि विपक्षी पार्टियों का सुपड़ा साफ होता नजर आ रहा है। लखीमपुर खीरी से भारत एक्सप्रेस के लिए हर्ष गुप्ता। लोकसभा चुनाव के 5वें चरण में मुंबई की 6 लोकसभा सीटों पर चुनाव होने वाला है, जिसको लेकर पीएम मोदी ने कमान संभाल ली है। और मुंबई में 15 मई को पीएम मोदी की पहली सार्वजनिक बैठक होगी और 17 मई को रोड शो होगा। लेकिन अभी तक स्थान तय नहीं हुआ है सभा के लिए। पिछले चुनाव की तुलना में इस साल पीएम मोदी की सभाएं बढ़ी हैं। पीएम मोदी महाराष्ट्र में 16 जगहों पर सभाएं कर चुके हैं। पीएम मोदी ने 2019 के चुनाव में महाराष्ट्र में सिर्फ 9 चुनावी सभाएं की थी। 2019 के लोकसभा चुनाव में उद्धव ठाकरे बीजेपी के साथ थे। उस समय देवेंद्र फडणवीस राज्य के मुख्यमंत्री थे। इसके साथ ही केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाओं ने महाराष्ट्र को तब बीजेपी के लिए अनुकूल बना दिया था। इस बार नजारा थोड़ा अलग दिखाई दे रहा है। शिवसेना के टूटने के बाद से महाराष्ट्र के राजनीतिक परिदृश्य में उथल पुथल दिखाई दे रही है। इसके अलावा बीजेपी ने अजित पवार मतलब कि एनसीपी को भी अपने साथ कर लिया है, जिनके खिलाफ बीजेपी ने कभी भ्रष्टाचार विरोधी अभियान चलाया था। ऐसे में अब प्रधानमंत्री मोदी ने खुद मिशन महाराष्ट्र की कमान संभाल ली है। 2019 के चुनाव में महाराष्ट्र में सिर्फ 9 सभाएं करने वाले प्रधानमंत्री मोदी 2024 में महाराष्ट्र में 18 से 20 जनसभाएं कर रहे हैं। महाराष्ट्र में चुनाव प्रचार के आखिरी चरण में प्रधानमंत्री मोदी मुंबई में 2 रैलियां करेंगे, जो ये बताने के लिए काफी है कि इस बार मिशन मुंबई बीजेपी के लिए कितनी बड़ी चुनौती है। ऐसे में ये देखना काफी जरूरी होगा कि जिस तरीके से पीएम मोदी महाराष्ट्र में लगातार रैलियां कर रहे हैं, जनता को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, उसका कितना फायदा बीजेपी को इस चुनाव में मिलेगा। कैमरामैन घनश्याम के साथ मैं आंचल तिवारी, भारत एक्सप्रेस।